हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एच सी वर्मा कंप्लीट सीरीज़ को। तो इसमें जो मैंने चैप्टर ले रखा है वो है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स और चैप्टर नंबर 32। हम इसको फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं और जो भी कंसेप्ट इससे बनेगा हम उसको एंड गेट टेक अवे में लिखते रहेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अपने गुरुजी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। खैर, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कह रहा है कि तुम्हें करंट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन द टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज गिवन एज फॉलो। तुम्हें ऐसे दे रखा है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। चलो, क्या दे रखा है तुम्हें? चार्ज is a function of a b and c as follow. Now you have to find a b and c dimensional formula. Now you know that कि q, which is charge, is nothing but it is current multiplied by time. Current which we denote by ampere and time which we denote by time t. Okay, so मैं क्या करूंगा यहाँ पर? चार्ज और ए में, मतलब सॉरी, करंट और ए में तुम्हारे को एम्पियर और ए में डिफ्रेंशिएट हो सके, मैंने एम्पियर को ए डैश करके यहाँ लिख दिया। अब तुम एक चीज जानते हो, अगर तुमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है तो तुम जानते हो कि एक इक्वेशन तब तक वैलिड है जब उसके हर एक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 इक्वेट हो रहे हैं जिस भी चीज से सेम डायमेंशन कैरी करते हैं, है कि नहीं? अगर तुम वेलोसिटीज को ऐड करते हो v1 v2 v3, तो ऐसा तो है नहीं ना तुम v3 को एक्सेलरेशन बना दो, ऐसा तो कभी होता नहीं। ठीक है, ऐसे ही इस केस के अंदर भी तुम्हारी ये जो तीन टर्म्स यहाँ पर गिवन है, तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। किसके बराबर? इस चार्ज के बराबर। चार्ज का डायमेंशन क्या है? ये। अब देखो, इस पहली टर्म को मैं कंसिडर करता हूँ विच इज ए टी स्क्वायर। सो द डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। इंटू टी स्क्वायर। सो अगर मैं इसे इक्वेट करूं किससे? चार्ज से। चार्ज का डायमेंशन क्या? ए डैश टी। यहां से मैंने क्या लिख लिया? डायमेंशन ऑफ ए निकाल लिया। क्या निकला? ए डैश बाय टी। आ गया मेरे पास डायमेंशन ऑफ ए। ऐसी तुम सेकेंड टर्म विच इज बी इंटू टी के डायमेंशन को इक्वेट करोगी क्यू टी से, तो क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ बी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या है, इंटू टी शुड बी इक्वल टू ए डैश टी। तो हमें पता चला कि डायमेंशन ऑफ बी क्या निकल कर आया? सिर्फ ए डैश। सिमिलरली सी के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो सी का सीधा सीधा डायमेंशन किसके बराबर होंगे? चार्ज के बराबर होंगे, विच इज ए डैश टी। विच इज ए डैश टी। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी ए बी सी की। तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी ए बी सी की, और तुम्हें निकालना क्या है? करंट निकालना है टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो तुम जानते हो करंट क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। क्योंकि इक्वेशन हमें फॉर्चुनेटली गिवन है विच इज ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। डिफ्रेंशिएट कर दो, इतना पता ही होगा तुम्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। या नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट है, लेकिन तुम मैथ्सी वर्मा सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें यह आता ही होगा। अब एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड पूछा जा रहा है, तो 2a 5 प्लस बी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं लिखा। ए की वैल्यू रख दो, यहाँ बी की वैल्यू रख दो, यहाँ पर गिवन है 5 और 3, और आंसर ले आओ। आंसर कितना आ रहा है? 53। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन गन है, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट कर रही है, तो कितना चार्ज, सॉरी कितना करंट वो एमिट कर रही है इस वक्त, कितना करंट निकाल रही है। करंट का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन में टाइम। एक इलेक्ट्रॉन गन इतने इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 27 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन गन पर सेकंड कितना चार्ज निकाल रही है? 1.6 इंटू 10 टू माइनस 27 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो पर सेकंड निकल रहे हैं,
और ये क्या चीज बन गई, ये टोटल चार्ज है, ये टाइम है, चार्ज अपॉन में टाइम क्या बन गया तुम्हारा, करंट। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इज 2 एम्पियर। 2 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर का हमें इलेक्ट्रिक करंट एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दे रखा है। हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर कितना चार्ज, कितना चार्ज 5 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से निकल कर आएगा। ठीक है, कितना चार्ज आएगा 5 मिनट के अंदर। देखो क्यू आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू की वैल्यू क्या हुई, टी इंटू आई। तुम्हें आई की वैल्यू क्या दे रखी है, टाइम पूछ रहा है 5 मिनट यहाँ पर गिवन है, तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स में लिख दो। आ गया तुम्हारे पास चार्ज जो 5 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से गुजर कर आ रहा होगा। है कि नहीं, कितना आसान था, सेम सेम फॉर्मूले का यूज करते हुए आंसर निकालना। द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड ऑन टाइम एज फॉलो। आई नॉट की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर हमें निकालना है। ये तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या निकालना है, चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन थ्रू इन 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंतर्गत जितना चार्ज हो रहा होगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या हुई, आई इंटू डी टी। लकीली आई की वैल्यू हमें दे रखी है। अब ये सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बन गई। तुम्हारे को लिमिट भी पता है, 0 से क्यू, लेटस से तुम टोटल चार्ज तक जा रहे हो, और टाइम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो तुम, 0 से 10 सेकंड। 0 से 10 सेकंड तुम इसे निकाल सकते हो, क्या बना, आई नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 0 से 10 सेकंड। फटाफट इसे सॉल्व कर दो और मुझे बताओ, और इक्वेट में क्यू। फटाफट इसे सॉल्व कर दो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितना आंसर तुम्हारा आ रहा है। इवन ये भी और इवन इसका भी आंसर, मुझे सबके आंसर चाहिए। लिख देना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन ये है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। Assuming one free electron per atom, calculate the drift speed of the free electron of the wire. The density of the copper is this. ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं हो रही। I इक्वल टू एन ई ए वी डी, सब कुछ गिवन है। I गिवन है, E हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻27। ए हमें गिवन है, वी डी हमें निकालना है। एन हमें गिवन नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ध्यान से देखना। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब एक एटम मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं। अब यहां ध्यान से देखो, कॉपर है, यहाँ क्या है, कॉपर है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसी से मैं आंसर निकालूंगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, लेट अस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन नॉट। वॉल्यूम को मैं निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास ऑफ कॉपर अपॉन में डेंसिटी, एन नॉट अपॉन में मास ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। कितनी दे रखी है, 9000, भूलना मत, ये 9000 दे रखी है। मास ऑफ कॉपर, तुम्हें कॉपर का मास निकालना है। अब देखो, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मास ऑफ कॉपर बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर। ये क्या बन गया, अगर मुझे एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर। तो ये क्या बना, मास ऑफ कॉपर अपॉन में नंबर ऑफ कॉपर एटम। है कि नहीं। अब तुम जानते हो कि एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का, एक मोल के अंदर 63.5 10⁻⁻23। या ध्यान से देखो, है कि नहीं। ऐसे ही एक सब्सटेंस के अंदर, एक मोल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं निकाल लूं मास ऑफ कॉपर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है मास ऑफ 1 कॉपर एटम। और मास ऑफ 1 कॉपर एटम में कैसे निकाल सकता हूं, इस इंफॉर्मेशन से जो मैंने यहाँ हिंट के तौर पर लिखी है, कि एक मोल के अंदर 63.5 10⁻⁻20 सॉरी 10⁻³ kg ये प्रेजेंट है, और एक मोल के अंदर
6.022 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, केजी पर एटम निकल आएगा मेरे पास। ठीक है, मुझे ये निकल आएगा कि एक एटम का कितना मास है कि नहीं। मेरे को निकल आएगा कि एक एटम का मास ऑफ वन कॉपर एटम मेरे पास निकल आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ सी यू अपॉन में मास ऑफ वन कॉपर एटम। तो यहां से तुम मास ऑफ वन कॉपर एटम निकाल सकते हो। ठीक है, मास ऑफ वन कॉपर एटम ये तुमने निकाल लिया, इसे यहाँ पर पुट कर देना। तुमने अगर इसे यहाँ पुट कर दिया तो तुम्हें n की वैल्यू यहाँ पर से टोटल मिल जाएगी। डेंसिटी को डिवाइड कर देना मास ऑफ वन कॉपर एटम से, तुम्हारे को टोटल n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू को यहाँ लगा देना इस इक्वेशन के अंदर, तुम्हें vd की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हें vd की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ तुम्हारे सामने कि मेरा क्या क्या आंसर आ रहा है। मेरी जो vd की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.074 कैलकुलेटर से, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूं कैलकुलेशन में, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक टाइम था जब मैं भी अच्छा था, जब मैंने भी अपना जेई वगैरह दिया था, फिर मैंने अपने और भी एग्जाम्स दिए थे। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आते हो तो उसके बाद कैलकुलेटर लग जाता है, तो उसके बाद तुम्हारी आदत खराब हो जाती है एक्चुअली। तो ये मेरा आंसर है। तुम बाय हैंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हें जेई देना है, मुझे नहीं देना। ठीक है, तुम्हें फटाफट कैलकुलेशन करनी है और बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है। मैं तुम्हें सिर्फ थॉट बता सकता हूँ कि क्या है। अब देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.1 मिलीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। देखो, रेजिस्टेंस में अगर मैं रेजिस्टिविटी को रिलेट करूँ तो मेरे पास कुछ ये फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। लेंथ मुझे गिवन है 1 मीटर, एरिया मुझे गिवन है पाई 0.1 10⁻³ का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है कि नहीं। इससे मैं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिख लिया, ये मुझे निकालना है, ये मुझे गिवन है 100 ओम। अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ, कोई भी बच्चा ये कैलकुलेट कर सकता है। तो रो की वैल्यू जो मेरी आ रही है, एक सेकंड रुको, कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो आ रही है मेरी 3.14 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ये आ रही है मेरी रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल की। ध्यान से देखो, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द वायर लेंथ डबल, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तुम्हें पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो ये तुम निकाल ही लोगे। तो जो नया रेजिस्टेंस आया, क्योंकि वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो आ गया ये, है कि नहीं। जो तुम ये ओल्ड रेजिस्टेंस निकालोगे उसका डबल हो जाएगा, है कि नहीं। आंसर ये आ जाएगा, बहुत सिंपल था। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत 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 गलत, ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये आंसर गलत क्यों है? क्योंकि तुमने यहाँ पर जो अजम्पशन लिया, इसका इस अजम्पशन में ये गलती थी कि तुम भूल गए कि एरिया का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, तो इस गलती के तहत तुम्हारा आंसर भी गलत आता है। अब देखो सही आंसर क्या होगा। तुमने वायर को मेल्ट करा, रिकास्ट करा, कहने का मतलब है तुमने उसकी वॉल्यूम को चेंज करा है। तुमने उसकी, सॉरी, वॉल्यूम चेंज नहीं करी, तुमने उसका एरिया और लेंथ चेंज करी है। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाली, तो एरिया 1 लेंथ 1 ओल्ड केस में, एरिया 2 लेंथ 2 न्यू केस में। तुम्हारे को न्यू केस की लेंथ दे दी, तो यहां से मुझे पता चला कि एरिया जो न्यू आया वो ओल्ड एरिया का हाफ हो गया होगा। वॉल्यूम तो कंजर्व है ना, वॉल्यूम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वॉल्यूम कंजर्व्ड है इसके अंदर। तुमने कुछ ना बाहर निकाला ना कुछ अंदर डाला उसके। अब यहां से मुझे पता चला what would be the resistance of the wire. Resistance of the new wire is rho L new A new. रो, तुम कहोगे रो तो चेंज हो जाना चाहिए सर, रो चेंज नहीं होगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो एल क्या हुई 2 टाइम्स, ए क्या हुआ हाफ, तो क्या आ गया आंसर 4 आर ओल्ड। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स नहीं हुआ। काफी बार ये क्वेश्चन नीट में आया है, एआई ट्रिपल ई में आया है। अगर मैं गलत हूं तो भाई अपने आप खुद जाओ, टाइम खपाओ, दिमाग खपाओ और इंटरनेट पे
सर्च करके देख लो, काफ़ी बार एआई ट्रिपल और नीट के अंदर और इवन जेई के अंदर भी बहुत पुराने पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन बार बार लगातार पूछा जाता है। और ये किस में है क्वेश्चन? एचसी वर्मा में ही जब से प्रेजेंट है। सब कुछ एचसी वर्मा से आने वाला है, मैं ऐसा नहीं कह रहा मतलब सब कुछ आने वाला है एचसी वर्मा से, लेकिन हाँ काफ़ी सारे कंसेप्ट ये ऐसे बिल्ड कर देगा कि जोन सा भी क्वेश्चन जेई के अंदर आएगा वो तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो ज़्यादातर मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलरली इस बुक से सब कुछ आएगा, लेकिन ये बुक तुम्हारे इतने अच्छे कंसेप्ट डेवलप कर देगी कि जो भी आएगा वो तुम टैकल कर लोगे बहुत आराम से। इरोडो करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं भाई मैं इरोडो कर लूंगा, ठीक है, और पता नहीं क्या मैं बहुत तीर मार लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसे सॉल्व करो, बाय हार्ट सॉल्व करो, तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी वर्कशीट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस बाय हार्ट इसे सॉल्व कर लो मेरे साथ मिलके, यहाँ पर मैं आराम से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर। If each cubic meter of the material is containing this number of free electrons, find the average time of an electron to cross the length of the wire। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये लेंथ ऑफ द वायर है, ये यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगाता है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब तुम आंसर निकाल सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आई बाय एन ई ए। एन तुम्हें दे रखा है क्या? 10⁻29 कह रहा है ना वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें समझ नहीं आए यहाँ पर ध्यान से देख लो एक बार। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ गिवन है, ये रे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हें गिवन है पर यूनिट वॉल्यूम ईच क्यूबिक मीटर के, ठीक है। होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी, कॉमन सेंस था। ई तुम्हें पता ही है, एरिया तुम धुरंधर निकाल ही लोगे, है कि नहीं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, इसे कन्वर्ट कर लेना मीटर में। आई क्या है, कितना है आई? 2 एम्पियर है। वीडी यहां से निकाल लेना, लेंथ रख देना भाई 4 मीटर है, ठीक है, भूलना मत, और टाइम निकाल लेना। तो यहां पर से जो मेरा टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, एक सेकंड रुको, कैलकुलेटर पर रख दूं। मेरा जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 3.2 10⁻4 सेकेंड, 3.2 10⁻4 सेकेंड, ठीक है। The length of the copper wire of the cross section area 0.01 meter square will be needed to prepare the resistance of 1 kilo ohm. Resistivity of the copper is this। तो लेंथ तुम्हें निकालनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर से तुम ये देहाती फॉर्मूला लगा दोगे। लेंथ तुम्हें निकालनी है, ये तुम्हें गिवन है कि नहीं। एरिया तुम्हें गिवन है कि नहीं, यहाँ पर बस उसे कन्वर्ट कर लेना। रेजिस्टेंस तुम्हें गिवन है कि नहीं। सब कुछ जब तुम्हें गिवन है तो लेंथ निकालते लो। कितनी आ रही है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुम्हारी लेंथ कितनी आ रही है, मैं तुम्हें इन्फर कर दूंगा कि लेंथ क्या आ रही है। फिर भी मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं कि लेंथ जो आ रही है वो 0.5 के आसपास आ रही है, 0.5 से 0.6 के आसपास आ रही है, 0.5 से 0.6 के आसपास आ रही है, इनटू 10⁻3, मतलब इतने मीटर्स के आसपास तुम्हारी जो है लेंथ आ रही है, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन जान है, ये क्वेश्चन महान है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहले कराए जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चन काफी देखे होंगे एआई ट्रिपल के जो पुराने हैं, या फिर आईआईटीज के और भी पुराने 1990s में पहुंच जाओ, उन सब के अंदर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे बहुत बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि figure 32E1 is showing a conductor of length L having a circular cross section. The radius of the cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A is very less than L, find the resistance of the conductor। देखो ये टेपरिंग वायर का क्वेश्चन है, टेपरिंग वायर का क्वेश्चन है। अब इसे टैकल करने के लिए तुम क्या करोगे, मैं कहता हूं तुम ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए ना बिल्कुल वैसे ही चलो जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ तुम्हारे सामने स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, फॉर्मूले से जाऊंगा, और अपनी जो 9th क्लास में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, 8th क्लास में मैंने मैथमेटिक्स जो पढ़ी है, मैं उसी का यूज करूंगा, उससे ज्यादा का कुछ यूज नहीं करने वाला। उसने कहा रेजिस्टेंस निकालो इस पूरे कंडक्टर का। अब देखो तुमने आज तक क्या पढ़ा है कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर का मतलब सबका हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एरिया 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 ए ही है हमेशा, है कि नहीं।
यहाँ पर एचसी वर्मा सर ने क्या कर दिया, यहाँ पर हर जगह एरिया चेंज कर दिया, हर जगह एरिया चेंज कर दिया, बस यही तो करा है। तो तुम इसके अंदर जब भी तुम सोचते थे, तुम रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लगाते थे, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, तुम यही वाला फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, उन्होंने भी कहा हाँ तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें रो दे दिया है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे तुम इसी फॉर्मूला से इसका आंसर निकालो। देखो इस फॉर्मूले के अलावा तो तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ना तुम्हारे पास कोई और कंसेप्ट है कि नहीं। तो मैं देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करता हूँ, तुम्हें एक बहुत ही अजीब और गरीब चीज दे दी और तुम्हें ये जनरल केस पता है, किसका, स्ट्रेट वायर का, स्ट्रेट वायर का पता है जिसकी लेंथ एल है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये जो टेपरिंग वायर है इसे ही कंसिडर कर लिया। मैंने क्या ठीक है भाई, टेपरिंग वायर, मैं तेरे अंदर एक स्ट्रेट वायर कंसिडर कर रहा हूं। मैंने एक छोटी सी जगह ले ली, बहुत छोटी सी जगह, यहाँ ये एक छोटा सा मैंने dx ले लिया। ये dx है, ये बहुत छोटा लेंथ का एक वायर है। ये dx है, छोटी लेंथ का वायर है, dx वेरी स्मॉल बट स्ट्रेट वायर। ठीक है, क्यों मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि भाई मुझे स्ट्रेट वायर वाला ही आंसर पता है, स्ट्रेट वाला आंसर ही पता है, तो मैं उसी से आंसर निकाल सकता हूँ, उसी से आंसर मैं बना सकता हूँ। देखो यहाँ की रेडियस ए है, यहाँ की रेडियस बी है। अब क्योंकि ये बहुत ही छोटी लेंथ का वायर है, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये डिस्क जैसा हो जाएगा। और डिस्क की तुम्हें पता है दोनों तरफ रेडियस सेम होती है। लेटस से मैंने जो इसकी रेडियस ली यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की ले ली रेडियस वाई, यहां से यहां तक की ले ली रेडियस वाई। अब देखो ये छोटा सा वायर ले लिया मैंने, तो इस पे हर एक फॉर्मूला, क्योंकि ये वायर स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रेट लाइन वाले वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है कि नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता। तो मैंने लगा दिया, मैंने लिया छोटा सा वायर है तो इसका छोटा सा रेजिस्टेंस होगा लेटस से डी आर, क्योंकि इस छोटे से वायर की लेंथ छोटी सी है, इसका है डी एक्स लेंथ। और एरिया क्या होगा इसका, पाई वाई स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर, है कि नहीं। अब तुम ये सोचोगे कि ये जो चीज मेरी यहाँ पर निकल कर आई, ये जो चीज मेरी यहाँ पर निकल कर आई इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, अगर मैं इसे dx से इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। ये क्या है, डी आर इक्वल टू रो डी एक्स पाई वाई स्क्वायर। ये एक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बन गई, तुम्हें कुछ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जैसा दिखने शुरू यहाँ पर हो गया। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है वो वाई की प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक्स जो मैं ले रहा हूं यहां से मेरी दूरी है, मेरी ए, यहां से मान लो तुम ए जो मेरी यहां से जो शुरुआत हो रही है, इनिशियल 0 0 से जो शुरुआत हो रही है, मैंने यहां से एक्स दूरी पर एक dx लेंथ का ये जो छोटा सा वायर लिया है, ये मेरी जो एक्स है। अगर तुम dx अपनी वेरी करोगे तो तुम कहां से कहां जाओगे, 0 से लेके तुम यहीं तक तो जाओगे, 0 लेंथ से लेके टोटल लेंथ तक, तभी तो इस वायर की टोटल लेंथ कवर होगी। लेकिन तुम एक चीज देखते हो कि इस dx से एसोसिएटेड है y, और y क्या है, रेडियस उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की, है कि नहीं। इस dx से एसोसिएटेड है y, और y क्या है, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की रेडियस। अगर तुम अपने dx को यहां उठाकर ले जाते हो जहां पर a लिखा हुआ है, इनिशियल 0 0 पॉइंट पर यहां पर, तो तुम्हें y को a लगाना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, मान लो 0.0001 मीटर तुम आगे बढ़े, तो तुम्हें फिर से एक रेडियस लेनी पड़ेगी, ये वाली रेडियस लेनी पड़ेगी जिसका माप तुम्हें गिवन भी नहीं है, जिसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है। फिर से तुम थोड़ी सी आगे और आओगे तो फिर से तुम्हें एक और रेडियस लेनी पड़ेगी जिसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है, तभी तो तुम ऐड करते जाओगे, है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, तुम चाहोगे तुम इस y से छुटकारा पा लो, तुम इस y से छुटकारा पा लो। वो तुम कैसे पाओगे, वो तुम पाओगे जो तुमने 8th क्लास में पढ़ा था। कैसे, अगर मैं इस y को, अगर मैं इस y को, क्योंकि ये y एक अलग ही वेरिएबल है और यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, अगर मैं इस y को x के रिस्पेक्ट में ले आया, अगर मैं इस y को x के रिस्पेक्ट में ले आया तो मैं इस y से छुटकारा पा सकता हूं। लेकिन लाऊ तो लाऊ कैसे, ध्यान से देखो यहां पर, ये मेरा टेपरिंग वायर यहां पर बन चुका है। मैंने क्या करा, यहां पर जो मैंने ये लेंथ ली हुई थी, ये जो चीज थी, ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, इसे मैंने कहा वाई। ये जो चीज थी मेरी थी ए, और ये जो चीज थी मेरी थी बी। अब मुझे वाई को इस पर्टिकुलर एक्स से रिलेट करना है, इस एक्स से इस वाई को
रिलेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक लाइन मार देता हूं, है कि नहीं। तो ये जो मेरी यहां तक की मेजरमेंट निकल कर आई, देखो यहां से यहां तक मैंने एक लाइन मार दी, ये लाइन हर जगह ए के बराबर होगी, मानते हो। ये यहां पर भी ए के बराबर है, मानते हो। तो ये जो मेरी लेंथ निकल कर आई, ये कितनी निकली, वाई माइनस ए। कितनी निकली, वाई माइनस ए के बराबर निकली। और यहां पर ये जो लेंथ निकल कर आई, ये वाली लेंथ निकल कर आई, ये कितनी आई, बी माइनस ए के बराबर है ये लेंथ। और ये एंगल क्या है, थीटा। तो जैसा मैंने अपनी 9th 10th में पढ़ा था, मैं कह सकता हूं टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वाई माइनस ए अपॉन में एक्स, ठीक है। और अब देखो मेरा वाई एक्स के फंक्शन में आ गया, मेरा वाई एक्स से इक्वेट हो गया, लेकिन यहाँ टेन थीटा आ रहा है, फिर मुझे थीटा को हटाना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी, अब मैं ले रहा हूं एक और ट्रायंगल, लेट अस से ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई। तो इसके लेकर मुझे पता चला कि टेन थीटा शुड बी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन में यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है वायर की, एल एल। अब अगर देखो, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x निकल जाएगा, है ना। तो मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x निकल जाएगा। तो y इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन में एल, बी माइनस ए अपॉन में एल इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। ये चीज मेरी आ गई यहां पर, ये चीज मेरी आ गई यहां पर। अब देखो प्रॉब्लम ये आई, मैंने ये y निकाल लिया, अब मैं इस y को यहां रखूंगा, तो कैलकुलेटिवली मेरे पास एक बहुत ही लंबा आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं, नीचे वाई का स्क्वायर हो रहा है। तो अब मैं इसको, क्योंकि मैं एक बहुत ही आलसी इंसान हूं, मैं इसको और आसान कैसे बना सकता हूं, मैं इसको और आसान ऐसे बना सकता हूं। देखो यहां तक जो है पहले, सबसे पहले नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इरेज करने वाला हूँ ये क्वेश्चन को पूरा, यहां से यहां तक का जो भी मैंने लिखा है सब इरेज करने वाला हूँ। फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लो। होपफुली तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो ये y की वैल्यू मैंने निकाली थी, y इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए, ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी, अगर मैं अपने फंक्शन को एक्स की फॉर्म में ना लेकर y की फॉर्म में ले आऊं, मेरा फंक्शन क्या है, रेजिस्टेंस वॉज इक्वल टू रो डी एक्स अपॉन में पाई वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ डी एक्स की जगह डी वाई ले आऊं, सोचो तो मेरा आंसर कितना आसान हो जाएगा। अगर ये ना हो के ये हो जाए, तो मेरा आंसर इंटीग्रेशन वाइज कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मुझे डी एक्स, अगर मैं डी वाई के इक्वल कैसे ला सकता हूँ, पहले मैं अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए बाय एल, आ गया। तो अब dx की वैल्यू क्या आ गई, एल डी वाई अपॉन में बी माइनस ए, ये मेरी dx की वैल्यू यहां पर आ गई। तो अब मैं दो चीजों से बच गया, क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखने से, जो कि कैलकुलेटिवली बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाता, और इंटीग्रेशन करने से उस वाई स्क्वायर को। तो अब यहां पर जब मैं ये वैल्यू रख दूंगा, मैंने लिखा रो dx की जगह एल डी वाई बी माइनस ए, एल डी वाई बी माइनस ए डी एक्स की जगह मैंने ये लगा दिया, इसे भूल जाओ, कंफ्यूज मत होना, बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए था। तो डी एक्स की जगह लगा दिया रो एल डी वाई, ठीक है, पाई वाई स्क्वायर। अब देखो, अब जब तुम जाओगे y की वैल्यू तुम कहां से कहां वेरी करोगे, देखो y की वैल्यू तुम कहां से कहां वेरी करोगे, तुम शुरू हुए a से, छोटी सी रेडियस से, और जहां कहां तक जाओगे, बड़ी सी रेडियस तक, कहां तक जाओगे, बड़ी रेडियस तक, जो कि है तुम्हारी रेडियस बी, जो कि है रेडियस तुम्हारी बी, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो लिमिट है, ए टू बी की।
अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, तो तुम कर ही लोगे। सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर ले जाओ और यूजफुल चीजें अंदर रख दो। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर डायरेक्ट तुम्हारे लिए सॉल्यूशन लिख देता हूं। सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन। अब आती है बात टेक अवेज की। सबसे पहले हम टेक अवेज जानते हैं, इस लेक्चर से हमें क्या मिले। इस लेक्चर के टेक अवेज जो है हमारे, सबसे पहला I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये वाला हमारा फॉर्मूला। दूसरा, जो चार्ज होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम्पियर इनटू टाइम, फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, काफी बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए अच्छे टेक अवे लिख लो। डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं नीट में तो, और मेडिकल एग्जामिनेशंस में तो फटाफट से तुम क्लिक कर सकते हो। तीसरा, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पर यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह है हमारा एरिया, यह है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यह है हमारा करंट। ठीक है, और क्या हमारा टेक अवे निकला? हमारा टेक अवे निकला, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में हाल ही में करा है, उससे हमारा टेक अवे निकला कि जो हमारा स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए R इक्वल टू रो L बाय A होता है, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। Until and unless you are not changing the material, resistivity will remains the same। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे इस पर्टिकुलर लेक्चर के टेक अवे थे। तो अगर तुम्हें मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हम और क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर लेना मत भूलना, फ्री के लेक्चर्स है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, गुड बाय।